हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2, जो कि एनसीईआरटी 11th बायो का चैप्टर नंबर 18 है। पार्ट 1 हमने कर चुका हूं, तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके, तो फर्स्ट लाइन कह रहा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं? ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और इसके पास सेकेंड लाइन है कि इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो कॉन्सिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक हार्ट प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लड। ओके, तो क्या यहाँ पे सीखे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स का दूसरा नाम ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? मस्कुलेचर चैम्बर्ड, मतलब मसल्स का चैम्बर्ड, हार्ट प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है एंड ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है हार्ट। हार्ट पूछा जाता है, ओके, इसलिए हार्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सारे चीज इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसको रिवाइज करो। जो हम यहाँ पे लिखते बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखता हूँ उसको आने की 99% चांस है। ओके, देखो हार्ट क्या होता है? मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गेन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हार्ट कैसा ड्राइव्ड ऑर्गेन है? मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गेन है। ओके, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैसा ड्राइव्ड ऑर्गेन है? मेजोडर्मली ड्राइव्ड है, मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गेन है। नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहाँ सिचुएटेड होता है? तो सिचुएटेड इन द थोरैक्सिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। थोरैक्सिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, दो लंग्स के बीच में। कहाँ सिचुएटेड होता है हार्ट? सिचुएटेड होता है कहाँ पे? थोरैक्सिक कैविटी में। और थोरैक्सिक कैविटी में कहा? दो लंग्स के बीच में ये हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है हार्ट के बारे में कि ये जो होता है ना, टिल्ड टू द लेफ्ट, टिल्ड टू द लेफ्ट, ये मतलब लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है। देखो देखो देखो, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये आएंगे। किधर टिल्ड रहता है? टिल्ड टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द लेफ्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका शेप कैसा होता है या साइज कैसा होता है? इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह इसका साइज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका साइज इसका किस तरह होता है? क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होता है। ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है हार्ट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्ट के बारे में है कि हार्ट जो होता है इंक्लूजेज होता है, या हार्ट किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है? तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस बैग। ये प्रोटेक्टेड होता है दो वाल्ड का मेम्ब्रेनस बैग का, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, और दो, चूंकि इसके पेरिकार्डियम के पास दो वाल होता है, तो दोनों वाल के दो मेम्ब्रेन होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग का है कि हमारे हार्ट जो होता है कितना चैम्बर होता है? तो आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर। हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। उसमें से क्या होता है कि दो स्मॉल होते हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर, दो छोटा सा अपर स्मॉल चैम्बर होता है जिसको एट्रिया कहते हैं, और दूसरा दो लार्जर लोअर चैम्बर होता है जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। दो अपर छोटा सा चैम्बर होता है उसको एट्रिया कहते हैं, रिलेटिवली छोटा होता है वेंट्रिकल की तुलना में। दो बड़ा सा नीचे का चैम्बर होता है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। देखो हम फिगर से समझाएंगे, सारे चीज फिगर से देखेंगे आराम से। देखो ये आपका हार्ट है, देख लो इस तरह से हमने हार्ट बना लिया। ओके, तो कह रहा है हार्ट, इसके पास कितने चैम्बर? हमने बोला 4 चैम्बर। देखो 4 चैम्बर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, जो जो कहते जाएगा उस तरह से हम लोग देखते जाएंगे, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। जो जो बोलते जाएगा उस तरह से हम लोग फिगर में बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके, चलिए, कह रहा है 4 चैम्बर है, तो देखो 4 चैम्बर किस तरह से मैं बना देता हूं, ये बाद में समझेंगे कि ये क्या है, बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट देखो,
ठीक है, फिगर अच्छा नहीं बना, चलो कोई नहीं। देखो फोर्थ चैम्बर मैंने बताया, फोर्थ चैम्बर होता है, तो देखो ना कैसा कैसा फोर्थ चैम्बर हो गया। एक ठीक है, देखो हार्ट के पास कितना चैम्बर, फोर चैम्बर, एक, दो, तीन, चार, चार चैम्बर हो गया। तो देखो दो को अपर में होता है, छोटा सा होता है, उसका एट्रिया बोलते हैं। ये देखो ये राइट साइड है, ये देखो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। तो राइट साइड वाला को बोलेंगे राइट एट्रिया और जो लेफ्ट साइड होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया। एलटी मतलब लेफ्ट। और नीचे में दो वेंट्रिकल होता है, जो राइट साइड होगा उसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं, चारों चैम्बर देख लिए। चलिए अब हम आगे एनसीईआरटी के लाइन में देखें, जो जो बोलेंगे एक एक चीज सीखते जाएंगे, फिगर भी बनाते जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन कह रहा है कि ए थिन मस्कुलर वाल कॉल्ड द इनर एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट करता है, सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। क्या कह रहा है पता है कि राइट एट्रियम, देखो कह रहा है आपका एनसीईआरटी लाइन देख रही है, आपका हुआ राइट एट्रियम, ये हुआ आपका लेफ्ट एट्रियम। कह रहा है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है, मस्कुलर बेग बोल रहे, मस्कुलर वाल होता है जो आपको राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है। बताओ कौन कर रहा है, यही ना कर रहा है भाई, यही कर रहा है, आपको राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कर रहा है। ये इसका क्या नाम है, इसका नाम कह रहा है आपको, क्योंकि एट्रिया को सेपरेट कर रहा है तो एट्रिया को, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो ये आपको पता है इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा है, मस्कुलर वाल है। ये भी पूछ देता है कभी कभी, इंपोर्टेंट है कि इंटर एट्रियल सेप्टम बताइए आप मस्कुलर वाल है कि फाइब्रस वाल है। ये मस्कुलर वाल है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का, जबकि कह रहा है कि जबकि whereas नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि थिक वाल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम, थिक वाल्ड थिक वाल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को। देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन कह रहा है कि देखो उसी तरह से कह रहे एक थिक वाल्ड स्ट्रक्चर्स होता है जो आपको राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। जो एट्रिया को सेपरेट करता था उसको बोले थे इंटर एट्रियल सेप्टम, जो वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उसको बोलेंगे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। समझ गए, इंपोर्टेंट, ये भी मस्कुलर वाल ही है। ओके, यहां तक एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते गए और फिगर में देखते गए। जो एट्रिया को सेपरेट किया, चूंकि दो एट्रिया को सेपरेट कर रहा है तो इंटर एट्रिया सेप्टम, जो वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। पूछा जाता है, लगेगा आसान है, फिगर में देखो बिल्कुल आसान दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट लाइन है, देखेंगे, कह रहा है अब एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो एक और इंपोर्टेंट लाइन आ गया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या किसको बोलते हैं, देखो एट्रिया को सेपरेट किया उसको बोले इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल को सेपरेट किया तो उसको बोले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, दोनों को सेपरेट कर रहा है चूंकि, तो इसलिए उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वो कुछ और नहीं, यही तो है, ये आपका एट्रिया, ये वेंट्रिकल, यही ना सेपरेट कर रहा है। क्या नाम देंगे इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और आपको पता है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मस्कुलर है कि फाइब्रस से पूछा हुआ है। हम गलती कर चुके हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में पूछा, ये फाइब्रस है या मस्कुलर है। देखो ये क्या है, ये कह रहा है फाइब्रस टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, नॉट अ मस्कुलर टिश्यू। तो ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फाइब्रस टिश्यू है। दो चीज यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ध्यान देना कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो था वो फाइब्रस था, जबकि इंटर एट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर कैसा वाल है, मस्कुलर वाल है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। समझ गए, चलिए
फिगर से समझ गए। एट्रियल और एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करेगा उसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब चलिए नेक्स्ट लाइन देखें एनसीईआरटी का। अब कह रहा है ईच ऑफ दिस सेप्टार्स प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग। कह रहा है कि जितना भी सेप्टा है ना, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा सारे ओपनिंग प्रोवाइड करता है, ओपनिंग प्रोवाइड करता है। वही कह रहा ओपनिंग प्रोवाइड करता है विथ ओपनिंग थ्रूआउट विच टू चैम्बर ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड, जिस होके सेम साइड आर कनेक्टेड। कह रहा है कि जो आपका सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये आपको ओपनिंग प्रोवाइड करता है। ये मान लेते यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है, जिसके कारण से ओपनिंग है यहाँ पे, जिसके कारण से दोनों चैम्बर सेम साइड का जो चैम्बर है कनेक्टेड रहेगा, इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, दोनों ओपनिंग है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछा जाता है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। कह रहे हैं कि द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो कह रहा है कि जो देखो राइट साइड के, ये राइट साइड है, देखो राइट साइड है, तो राइट साइड का जो ओपनिंग होगा ना वो गार्डेड होगा वाल्व के द्वारा। जो वाल्व 3 मस्कुलर कस्प्स का बना होता है, 3 मस्कुलर फ्लैप्स का बना होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। ये भी पूछता है आपसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पूछेगा। तो देखो कहाँ प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व, किसका कहाँ प्रेजेंट है, ये देख लो। ये रहा आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। पूछेगा किस साइड प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, तो क्या बोलोगे, ये हुआ आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। इंपोर्टेंट लाइन किधर प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन कह रहा है, ये देख लो, ट्राइकस्पिड वाल्व को अंडरलाइन कर लेना है। पूछेगा ट्राइकस्पिड वाल्व, पूछेगा इसको लिख लो। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां प्रेजेंट होता है, किसके किसके बीच, इंपोर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एक दो बार नहीं, बहुत कम से कम 10-12 बार आ चुका है। ट्राइकस्पिड एंड ये सब चीज का लोकेशन कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जबकि वेयर एज ए बाइकस्पिड, एक और वाल्व है बाइकस्पिड जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, वो गार्ड्स करेगा ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग, इसको कौन गार्डेड करता है, बाइकस्पिड वाल्व। देखो किस तरह से बाइकस्पिड वाल्व होगा, ये हुआ आपका बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहां प्रेजेंट होता है, किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, पूछा जाता है। फिगर देखो, फिगर आसान है, आसानी से समझो। तो बाइकस्पिड वाल्व कहां प्रेजेंट होता है पूछेगा, तो क्या बोलोगे, एक जगह लिख लो, ट्राइकस्पिड वाल्व के बगल में ही बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इंपोर्टेंट पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन देखेंगे, कह रहा है कि द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, अब कह रहा है कि देखो ये देख लिए, दो चैम्बर ऑफ हार्ट में ओपनिंग देख लिए। अब देखो ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कहाँ ओपन हो रहा है, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद एनसीईआरटी में देखेंगे। ये जो हमने फिगर बनाया इसका नाम है पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, इसका क्या नाम है, पल्मोनरी एओर्टा। ध्यान देना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पल्मोनरी एओर्टा है, और ये जो हमने बताया ये क्या है, एओर्टा। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ेंगे आगे इन दोनों का रोल। तो देखो एओर्टा, अब देखो राइट, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल किस में खुल रहा है, पल्मोनरी एओर्टा में खुल रहा है। देखो पल्मोनरी एओर्टा में राइट वेंट्रिकल खुल रहा है, और लेफ्ट पूछा जाता है ना, राइट वेंट्रिकल किस में खुलता है, पल्मोनरी एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल किस में खुलता है, एओर्टा में। तो देखो अब ये क्या है, क्या इसका भी ओपनिंग तो गार्डेड होगा वाल्व के द्वारा। तो ये देखो इसका ओपनिंग भी वाल्व के द्वारा गार्डेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं।
अब चलिए एनसीईआरटी देखते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, कहाँ ओपनिंग होता है इसका? पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में ओपनिंग होता है, ये तो मैंने बता दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब समझ गए। पल्मोनरी आर्टरी में कौन ओपन होगा? किसका ओपनिंग होगा? राइट वेंट्रिकल का। एओर्टा में किसका ओपनिंग होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है। अब देखो ये भी कह रहा है कि प्रोवाइडेड विद द सेमिलिनर वाल्व्स, ये भी गार्डेड रहता है किसके द्वारा? कौन सा वाल्व्स के द्वारा? सेमिलिनर वाल्व्स के द्वारा। अब मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना सारा वाल्व्स पढ़ रहे हैं, ये वाल्व्स करता क्या है? वाल्व्स का क्या रोल है? तो वाल्व्स का रोल हम लोग देखेंगे कि वाल्व्स का रोल क्या है। देखो कह रहा है कि द वाल्व्स आर द हार्ट द वाल्व्स इन द हार्ट अलो द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वाल्व्स का क्या रोल है? कि ब्लड को सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में फॉलो करना। जैसे मान लो ना कि आपका कोई स्ट्रक्चर है, इसमें वाल्व्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्लड आएगी, ब्लड तो आएगा लेकिन जा नहीं पाएगा। यही कह रहा है कि वन डायरेक्शन में फॉलो करता है ब्लड को वन डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए वाल्व का रोल प्ले करता है, या ब्लड को एक डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए वाल्व का यूज किया जाता है। और पता है वाल्व जो होता है, वही तो बोल रहे, बैक फ्लो होने नहीं देता है, बैक फ्लो से रोकता है। वही चीज कह रहा है कि वाल्व का क्या यूज है कि अलो द ब्लड्स फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक ना। और ये क्या करता है? प्रिवेंट दिस वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, कोई भी बैकवर्ड फ्लो को ये रोकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि देखो ब्लड का मूवमेंट अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में हुआ, ओके, एट्रिया से वेंट्रिकल में ही कराएगा, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ऐसा नहीं कि आप देखो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड तो आया वाल्व, अब क्या हुआ कि ब्लड अगर इधर जाना चाहेगा तो ये वाल्व रोक देगा, बैक फ्लो होने से रोकता है। यही काम है ब्लड का कि सॉरी वाल्व का, वाल्व को एक ही डायरेक्शन में फॉलो करने को ये अलाउ करता है। कौन? वाल्व्स, ओके, बैक फ्लो होने नहीं देगा, जैसे यहाँ पे हमने देखे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, यहां तक देख लिए, अब हम लोग देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, नोडल टिश्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करें कि पूरा हार्ट, सबको पता है कि हार्ट कौन सा मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। बच्चा को पता है कि इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, कोई बात नहीं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा कि आप बताइए एट्रिया और वेंट्रिकल में किसका वाल ज्यादा मोटा होता है। चलिए इंपॉर्टेंट लाइन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। पूछा हुआ है, पूछता है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में पूछेगा कि थिकनेस याद रख लो, थिकनेस किसका ज्यादा है? थिकनेस किसका ज्यादा है? वेंट्रिकल का ज्यादा है, किसके तुलना में? एट्रिया के तुलना में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए, और देख रहे कह रहा है कि एक स्पेशलिस्ट कार्डियक मस्कुलर कॉर्ड नोडल टिश्यू। चलिए नोडल टिश्यू हम लोग देख देते हैं। पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल टिश्यू? एसएन एवियन, जितना इसके नीचे नाम देखेंगे सारे नोडल टिश्यू है, याद रख लेना। कह रहा है कि एक स्पेशल टाइप के कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं नोडल टिश्यू। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ने देखा कि एक प्रकार के नोडल टिश्यू है कि ए पार्ट ऑफ दिस टिश्यू, नोडल टिश्यू का एक पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड। पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे नोड कहां प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड का लोकेशन पूछता है, इंपॉर्टेंट। यहां तक कि आप एमबीबीएस करोगे वहां भी पूछता है, हम लोग को भी वाइवा में पूछता है, और आप लोग को भी नीट पूछेगा लोकेशन कहां पे है ऐसे नोड का। अब राइट अपर कॉर्नर, सॉरी कैसे लिखूं, राइट, वही सही है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ आरटी, मतलब राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम पूछेगा, याद लिख, जो कम से कम हम लिखे उसको बार बार रिवीजन करना है, उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है नीट्स में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि एक और मास है, एनोडर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ, सॉरी लोअर
लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवियन, इसका भी लोकेशन पूछता है, एवियन का भी लोकेशन पूछता है। तो एवियन कहाँ लोकेट होता है बच्चा, एवियन का भी लोकेशन पूछता है। याद रखना एवियन कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है कौन, एवियन। जैसे देखो ना, अगर हम आप फिगर से देखोगे, फिर से फिगर देखो, फिगर से समझो आसान रहेगा, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लाइनें जो मैं बता रहा हूं अभी। स्पीड से फिगर बना लो, ठीक ना। फिगर हमने बना लिया, ओके। तो फिगर बना लिया तो आपका क्या है, फिगर बना लेता हूं, ये सेप्टम बनाना जरूरी है तब मैं आपको समझा पाऊंगा। देखिए यहाँ पे होता है ऐसे नोड, ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट, देखिए राइट एट्रियम है, ये क्या है, राइट एट्रियम है बाबू, राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम के अपर पार्ट में राइट साइड में क्या है, ऐसे नोड प्रेजेंट है, ऐसे नोड प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, एवियन प्रेजेंट है। एवियन क्या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, राइट कॉर्नर में, सॉरी राइट एट्रियम में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवियन। चलिए यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऐसे एवियन कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। अब हम लोग इंपोर्टेंट लाइन देखेंगे यहां से, कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, नोडल फाइबर का बंडल जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो कंटिन्यू होता है कहां से, एवियन से। कहां से कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूज फ्रॉम द एवियन, जो पासेस करेगा, विच passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right and left bundle। इसका मतलब हम आपको फिगर से समझाते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक बंडल जो कि कंटिन्यू हो रहा है कहां से, एवियन से। मान लेते ये बंडल है, ठीक है, ये आपका क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये बंडल क्या करता है, इसको इमर्ज करता है, इसको पहले हम लोग हटाते हैं, इसको हम लोग हटाते, एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे एवियन है, तो एवियन से एक बंडल निकला, कंटिन्यू किया, इसको क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बाबू, इसका क्या नाम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या किया, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या किया, इमर्ज किया, निकला इसो के। जैसे ही इसके टॉप पे आए, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते, बोलो बोलो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सारी चीजें मैंने बता चुका, देखो ना ऊपर में ही बताया हूं, कहीं दूर थोड़ी बताया हूं। यही है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रहा, ओके। तब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रहा। अब ये देखो क्या करेगा, जैसे ही ये एवियन एवी बंडल आया, ये आपका एवी बंडल है, इसको लिख भी देता हूं, एवी बंडल, एवी बंडल अच्छा रहेगा। एवी बंडल आया, जैसे ही एवी बंडल इसके एट्रियो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे पहुंचा, ये डिवाइड हो गया दो भागों में। देखो आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये डिवाइड हो गया दो भागों में। अरे यार नहीं लिख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको मोटा ही कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, तब मैं लिख पाऊंगा आराम से। अब हम बता पाएंगे अच्छे से, ये मोटा रहेगा ना, तब हमको अच्छे से अच्छा लगेगा। देखो ये अब डिवाइड हो गया, एक सेकेंड थोड़ा देखो, अब ये डिवाइड हो गया कितने में, दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में, दो भागों में डिवाइड हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, दो भागों में डिवाइड हो गया, वो चलो एनसीईआरटी का लाइन देखेंगे उसके बाद लिखेंगे उसका नाम, फिर आना चाहिए। कह रहा है देखो, जो जो चीज मैंने बताया कि एक ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कंटिन्यू कहां से हो रहा है, एवियन से, विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पासेस होता है, और इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली डिवाइड हो गया सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। इमीडिएटली किसमें डिवाइड हो गया, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल।
तो अगर राइट एंड लेफ्ट बंडल में हो गया, इसी को तो बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, पूछा जाता है बंडल ऑफ हिस। इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ गए। अब चलो देखो अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। ओके देखो अब कह रहा है कि दीज ब्रांच, वही बंडल ऑफ हिज जो था, अब ये ब्रांचेज क्या हुआ, गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू द वेंट्रिकुल मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड कॉल्ड पुरकुंजे फाइबर। अब क्या हुआ, जो राइट एंड लेफ्ट बंडल बना था ना, वो अपने अपने साइड्स में इस तरह से, देखो ये राइट लेफ्ट, ये राइट बंडल है तो राइट की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट बंडल है लेफ्ट की तरफ जाएगा, और क्या होगा, छोटा छोटा ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा। इसको सबको क्या बोलते हैं, पुरकुंजे फाइबर। पूछेगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पुरकुंजे फाइबर। एक बार फिर से बता दूंगा, टेंशन ना लो, ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आता है किसी को, ये इतना लाइन। ओके चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्या था एनसीईआरटी में, क्या था। अब फिगर हम देखेंगे, फिगर से समझेंगे। चलिए देखिए, मैंने बताया, पहला बोला था नोडल टिश्यू में ऐसे नोड, एसएन का लोकेशन कहाँ है, मैंने बोला एसएन का लोकेशन कहाँ है, एसएन का लोकेशन कहाँ है, ये आपका राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में, यही ना बताया गया है। एसएन का लोकेशन कहाँ है बाबू, लोकेशन है राइट अपर कॉर्नर ऑफ एट्रियम, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में है। उसके बाद ये कनेक्टेड होता है एवियन से, एवियन कहाँ है, लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के पास प्रेजेंट है। और एवियन से क्या होता है, एक बंडल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवी बंडल। एवी बंडल क्या होता है कि पासेस करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, और जैसे ही इमर्ज करता है कहाँ पे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, जैसे ही टॉप पोजीशन पे, इसके टॉप पे पहुंचता है, वैसे ही दो भाग में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में। अब ये क्या होगा, राइट वाला राइट साइड जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जाएगा, और छोटा छोटा ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पुरकुंजे फाइबर। इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, फिगर से समझो। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि द नोडल मस्कुलेचर, और देखो नोडल के पास क्या होता है ना, नोडल के पास क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने की खुद में उसके पास पावर होता है, एक्शन पोटेंशियल। देखो एक्शन पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, तो उसमें हम लोग स्टिमुलस डालते थे, एक्सटर्नल स्टिमुलस डालते थे, तब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता था। लेकिन हार्ट के पास ऐसा पावर होता है, वो खुद में एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर जाता है, इसलिए हार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। उसमें क्या होता है, खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसमें स्टिमुलस डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही कह रहा है, अब नेक्स्ट लाइन वही कह रहा है कि एक सेकेंड ये बड़ा हो जा रहा है, चलिए कह रहे कि द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल बोलते। बोला ना, शुरू में जब पढ़ रहे थे हम स्टिमुलस डालते थे, एक्सटर्नल स्टिमुलस डालते थे, तब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता था। लेकिन हार्ट के पास ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है, उसको आप स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस ना डालो, फिर भी आप क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर देगा, इसलिए हार्ट को क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते। पूछेगा अभी आपसे, ठीक ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है कि जबकि द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन माइन्यूट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम्स। देखो नोडल सिस्टम्स में तो बहुत पार्ट है, आपको पता है, आपसे ये ऑर्डर भी पूछा जाता है, ये ऑर्डर भी पूछा जाता है। एसएन नोड के बाद क्या है, एबी नोड, एबी नोड के बाद क्या है, एबी बंडल, एबी बंडल के बाद क्या है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद क्या है, पुरकुंजे फाइबर। ये ऑर्डर पूछेगा आपसे कि एक्शन पोटेंशियल का फॉलो किधर से किधर होता है। ऐसे नोड से क्या देखे, एबी नोड, एवियन नोड से देखे एबी बंडल। ऑर्डर पूछेगा, हम लोग में तो पूछा जाता है, एमबीबीएस में पूछा जाता है, आप लोग में भी पूछा जाएगा नीट में, एबी बंडल। उसके बाद क्या होगा, बंडल ऑफ हिस, उसके बाद बंडल ऑफ हिस से कहा जाता है, पुरकुंजे फाइबर। पूछेगा आपको, ऑर्डर भी पूछ देता है। ओके चलिए however the number of action potential that could be generated in minute vary at different parts of the nodal systems। ये कह रहा है कि देखो नोडल सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स के थे, क्या के थे, ऐसे नोड, एबी बंडल, बंडल ऑफ हिस, पुरकुंजे फाइबर, इतने सारे नोडल सिस्टम्स थे। सारे नोडल सिस्टम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, लेकिन सारे नोडल सिस्टम का जो एक्शन पोटेंशियल होता है, सारे इक्वल नहीं करता है, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है ऐसे नोड।
जो कि कितना होता है 70 to 75 पर मिनट। एक मिनट में 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। कौन सा? एसए नोड, जो कि आगे लिखा हुआ है। कह रहा है कि द एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contracting activity of the heart, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो एसए नोड कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 से 75 पर मिनट, एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स। जो कि रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने हार्ट का जो बीट होता है, हार्ट का जो बीट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको मेंटेन करने में ये एसए नोड का ही रोल होता है। ठीक ना? इसी कारण से एसए नोड को एक और नाम देते हैं। क्या देते हैं एसए नोड को? देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर। इसलिए एसए नोड को दूसरा नाम क्या कहते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा वो अपना पूछेगा क्वेश्चन कि अपना हार्ट जो होता है कितना टाइम्स धड़कता है। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो बताना है 70 to 75 टाइम्स। अगर आपको एवरेज पूछा जाए तो 72 बोलना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट आप नीट के लिए। क्या है? कार्डियक साइकिल। क्या है? कार्डियक साइकिल। चलिए क्या क्या होता है कार्डियक साइकिल? देखिए, देखो टू बिगिन विथ हम शुरू कहां से कर रहे हैं? ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेज, दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल। आपसे एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहां आ गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस क्या आया आपका? आपसे पूछेगा कि ज्वाइंट स्टेट में, ज्वाइंट डायस्टोल में हार्ट का जो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट का जो चारों चैम्बर होता है किस स्टेट में रहता है, ये पूछा जाता है। ज्वाइंट डायस्टोल पहले लिख लेता हूं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल के केस में क्या होता है? हार्ट का चारों चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होता है। चारों चैम्बर क्या होता है? रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। ओके, रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। ओके, नेक्स्ट आप लोग हम देखेंगे और क्या होता है? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ज्वाइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? ओपन होता है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहता है, ओपन रहता है। पहला चीज देखें कि चारों चैम्बर जो होता है रिलैक्स स्टेट में रहता है। दूसरा चीज क्या देखें कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? ओपन रहता है। और ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। देखो क्या हमने देखा यहाँ पे? देखो कि आपका जब हार्ट जो होगा ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल के केस में क्या होता है? हार्ट का चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है। पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा? ओपन रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहां पर रहते। ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आपका बाइकस्पिड वाल्व। अगर ये आपका क्या होता है ज्वाइंट डायस्टोल के केस में ये ओपन रहेगा तो आपका ब्लड कहां से आएगा? ब्लड आप ही बताओ कि अगर ये रिलैक्स्ड रहेगा तो ब्लड आपका यहां से नहीं आ जाएगा इसमें, मतलब राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। किस स्टेट में? ज्वाइंट डायस्टोल के स्टेट में। यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2022 में ही पूछा हुआ है। चलिए हम लोग देख लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है? सेमिलिनर वाल्व्स आर क्लोज्ड। इस स्टेट में क्या होता है? सेमिलिनर वाल्व्स क्या होता है? क्लोज्ड होता है। दिस स्टेज क्या होता है? सेमिलिनर वाल्व क्लोज होता है। किस स्टेज में? ज्वाइंट डायस्टोल के स्टेज में क्या होता है? सेमिलिनर वाल्व क्लोज होता है। जो चीज मैं यहाँ लिखता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चलिए क्या क्या चीज देखें हम ज्वाइंट डायस्टोल के केस में? ज्वाइंट डायस्टोल के केस में हम लोग 3-4 चीज देखें। 4 चीज। पहला चीज देखें कि चारों चैम्बर आपको ज्वाइंट डायस्टोल के केस में क्या होगा? रिलैक्स्ड रहेगा। दूसरा चीज देखें कि जो आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होगा वो ओपन रहेगा। आप चलिए तीसरा चीज देखें, अगर आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहेगा तो क्या होगा? ब्लड आपका राइट एट्रिया से कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। चौथा चीज देखें कि आपका जो सेमिलिनर वाल्व होता है ज्वाइंट डायस्टोल, ये आपका सेमिलिनर वाल्व है, ये ज्वाइंट डायस्टोल के केस में क्या होता है? क्लोज रहता है। 4 चीज हमको ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में देखना था। ओके,
अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देखिए द ऐसे एन नोड जनरेट्स करता है एक्शन पोटेंशियल। इस अब क्या करता है, जब ये तो रिलैक्स स्टेट है, अब क्या करता है ऐसे एन या ऐसे नोड क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जो स्टिमुलेट्स करता है बोथ द एट्रिया टू अंडरगो स्टिमुलेस साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन। देखिए अब क्या हुआ, ज्वाइंट डायस्टोल के बाद क्या हुआ, ऐसे नोड क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जो क्या किया, स्टिमुलेट किया दोनों एट्रिया को क्या होने के लिए, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, जैसे ही सिस्टोल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि ये इंक्रीजेज करता है फ्लो ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। जैसे ही आपका क्या हुआ ना, एट्रियल सिस्टोल आया, तो एट्रियल सिस्टोल के केस में क्या हो गया, मान लेते ये आपका एट्रिया है, ये आपका एट्रिया है, ठीक ना। अब क्या हुआ कि आपका ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जो कि दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर इसमें आपको एट्रिया में ब्लड भरा हुआ, अब इसको दबाओगे तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, नीचे में कौन आपका है, वेंट्रिकल है, तो ब्लड 30% ब्लड क्या होगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। पूछा जाएगा कि एट्रियल सिस्टोल के केस में कितना परसेंट ब्लड आपको कितना परसेंट ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है, तो कितना परसेंट आ जाता है, 30% आ जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये पूछने की संभावना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि क्या करे, दिस इंक्रीजेज द फ्लो ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%, 30% से ब्लड को इंक्रीज कर देगा। चलिए अब क्या हुआ, देखो ये पूछा भी जाएगा, लिख देते हैं ड्यूरिंग, ये लाइन लिख ही देता हूं आपको, जो लाइन लिख दूं ना वही आने वाले हैं। ड्यूरिंग एट्रियल अगर आएगा तो ये लिखे हुए लाइन से ही आएंगे। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ये सब स्टेटमेंट में खूब पूछता है। एट्रियल सिस्टोल के दौरान क्या होता है, सिस्टोल 30% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता, अपनी भाषा में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे उसके बाद। अब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल अब आ गया, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द एवीएन एंड एवी बंडल। अब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से कहां आ गया, वेंट्रिकल में, किसके द्वारा, एवीएन एंड एवी बंडल के द्वारा, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ, मैंने बोला था ना एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन कहां से कहां होता है, ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप हुआ, ऐसे नोड से कहां आया, एवीएन में, एवीएन से कहां आया, एवी बंडल में, एवी बंडल से कहां आया, बंडल ऑफ ईस में, बंडल ऑफ ईस से कहां आया, पुरकुंजे फाइबर। आप देख लो बंडल ऑफ ईस और पुरकुंजे फाइबर, आपका ये आपका बंडल ऑफ ईस और ये आपका पुरकुंजे फाइबर, ये कहां है, वेंट्रिकल में है। अब क्या हुआ, आपका एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब ये क्या होगा, अब ये जैसे ही वेंट्रिकल में पहुंचेगा वैसे ही क्या करेगा, वेंट्रिकल के मसल्स को कंट्रैक्ट कर देगा, और दिस का कंट्रैक्ट कर देगा, मतलब कि वेंट्रिकल सिस्टोल आ गया। जैसे क्या करे, दिस कॉजेज द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। और जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल होगा उसी समय आपका एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सिस्टोल, रिलैक्सेशन हुआ तो डायस्टोल। आपने समझा क्या बोले हमने, क्या बोला मैंने, समझे। देखिए पहला केस हम लोग शुरू हुआ कहां से, ज्वाइंट डायस्टोल के केस में। ज्वाइंट डायस्टोल के केस में क्या हुआ था कि चारों चैम्बर हट आपका रिलैक्स्ड स्टेज में था, रिलैक्स्ड था, ठीक है। उस समय जब रिलैक्स था तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व आपका ओपन था, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज था, वो सारी चीजें हैं जो मैंने बता चुका। अब क्या हुआ कि ऐसे नोड क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। जैसे ही ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया वैसे क्या किया, एट्रिया को स्टिमुलस भेजा, एट्रिया क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। एट्रिया क्या किया, एट्रिया है तो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर एट्रिया में ब्लड भरा हुआ तो ब्लड कहां जाएगा, नीचे वेंट्रिकल है, राइट एट्रिया से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ब्लड आया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब क्या हुआ, चूंकि इंपल्स जनरेट हुआ ऐसे नोड में, अब ऐसे नोड से इंपल्स कहां जाएगा, मैंने ऑर्डर बता दिया था, क्या क्या था, एवीएन, एवीएन में आएगा, एवीएन से एवी बंडल में आएगा, एवी बंडल से बंडल ऑफ हीज में आएगा, उसके बाद परकुंज फाइबर में आएगा। मतलब इंपल्सेस देखो, ये एवी बंडल या बंडल ऑफ हीज से परकुंज फाइबर सब कहां है, वेंट्रिकल में है। तब एक्शन पोटेंशियल कहां आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। जैसे ही वेंट्रिकल में आएगा तब उसको भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलेंगे। रिलैक्स, उसी समय क्या हो गया, आपका एट्रिया रिलैक्स हुआ
उसको हमने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल। ओके, अब देखो आप ही बताओ कि ये अगर हार्ट है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल, ये दबेगा तो ब्लड को क्या करेगा, ऊपर भेजेगा। ऊपर भेजेगा तो क्या मतलब, एट्रिया में जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने बोला था जो वाल्व है प्रेजेंट, तो वो क्या करेगा, ब्लड को ऊपर जाने से रोक देगा। वाल्व का फंक्शंस बताया था ना कि ब्लड को बैक फ्लो से रोकता है। चलिए क्या लिखा हुआ है उसके बाद हम फिगर देखेंगे। कह रहा है कि जैसे ही आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, सिस्टोल ये इंक्रीजेज के वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा। देखो देखो यहां से समझो, यहां से समझो, पूरा बढ़िया से समझना, इसको मैं मिटा रहा हूं तब समझ में आएगी। ये सब अभी मिटा रहा हूं, वो सब सारे चीज फिगर तो पहले बता चुका हूं, ठीक है ना, तभी इसका रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो देखो जैसे इस, अरे ये कहा मिट गया, जैसे इसमें कंट्रैक्शन होगा ये क्या होगा, सुकुरेगा। सुकुरेगा तो ब्लड को किधर भेजेगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर ब्लड को भेजेगा, ऐसे होगा, ऐसे हुआ तो ब्लड ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड था, खुला हुआ था, उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये सेमिलिनर वाल्व जो जॉइंट डायस्टोल के समय क्लोज था, इसको खोलेगा और ब्लड किधर से, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा किधर, एओर्टा में। यही लाइन यहाँ पे लिखा होगा। देखो देखो क्या किया, वही कह रहा है कि वेंट्रिकल सिस्टोल increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to attempt backflow of blood into the atria। जैसे ही आप इसी तरह से दबाओगे, कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड को क्या करेगा, एट्रिया में जाना चाहेगा। जैसे जाएगा, क्या किया ना, वो जो आपका वाल्व था, क्योंकि वाल्व देखो ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आने देता है, लेकिन बैकफ्लो वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने नहीं देगा। तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग एक ही उपाय बचा कि कैसे ब्लड ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज ओपन हो जाता है। क्या हुआ, एज द जैसे जैसे वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेज होगा, द सेमिल्यूनर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में एओर्टा। देख लो ध्यान से, देखो सारे फिगर पहले बता चुका हूं। राइट साइड में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड में क्या है, एओर्टा। सॉरी, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड में क्या है, एओर्टा। क्यों गलती हो रहा है, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड में एओर्टा। क्या हुआ, उसके पास जो ये बोला था सेमिल्यूनर वाल्व्स, सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या हो गया, ओपन हो गया और ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला गया। देखो unforced open allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। अब यहां से ब्लड क्या हो गया, सर्कुलेटरी पाथवे में चला गया। अब क्या होगा, वेंट्रिकल का क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। अब उसके बाद कंट्रैक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। अब क्या हुआ, द वेंट्रिकल नो रिलैक्स। अब इससे ज्यादा, इससे आगे यहाँ तक कोई इंपोर्टेंट लाइन नहीं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, एनसीईआरटी का है। कह रहा है कि द वेंट्रिकल नो रिलैक्स, रिलैक्स हो गया तो वेंट्रिकल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। वो होना ही था। जैसे अब वेंट्रिकल का प्रेशर रिलैक्स हुआ तो प्रेशर घट गया, तो ब्लड चाहेगा ऊपर से नीचे आए सेमिलिनर वाल्व से। ये तो चाहेगा ना कि जो सेमिलिनर वाल्व ये था, ये पल्मोनरी आर्टरी था, तो यहाँ से ब्लड चाहेगा ना कि इस होके हम नीचे आ जाए, इस होके कहे चाहेगा ना कि हम नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, लेकिन नीचे नहीं आएगा ना। सेमिल्यूनर वाल्व्स है, वो नीचे से ऊपर जाने देगा, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आने देगा। ये सबको पता है कि आपको वाल्व का एक ही फंक्शन है कि ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में ले जाना। ओके, तो अब क्या किया, उसको ये क्लोज हो गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ लो। न्यू एक्शन पोटेंशियल इवेंट, इसका वही सारी चीजें जो ऊपर के लाइन में लिखा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब यहां से इंपॉर्टेंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछना ही पूछना है अगर पूछेगा तो। चलिए आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है, ये सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज द साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ये क्या है, सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ द हार्ट है, जो कि रिपीटेड होता है। क्या है कि द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड। हार्ट में जो भी इवेंट होता है जो साइक्लिकली रिपीटेड होता है, जैसे कि सिस्टोल डायस्टोल क्या होगा,
ये रिपीटेड होते रहेगा। इसी के इवेंट को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। हार्ट आपको बताओ नेक्स्ट है, क्या आज मेंशन अर्लियर, द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट कितना टाइम्स धड़कता है, 72 टाइम्स। तो देखो दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। इसका मतलब देखो हार्ट 72 बार धड़कता है, इसका मतलब बहुत सारे कार्डियक साइकिल्स होते होंगे हार्ट्स में। तो देखो हार्ट्स में देखो कितना कार्डियक साइकिल, ये भी पूछता है नहीं, कितना कार्डियक साइकिल का टाइम पूछता है। चलिए तो वही कह रहा है कि फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट कि द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि देखो सुनो कि 60 मिनट में देखो एक बीट होने में जितना, देखो यहाँ पे उस तरह से नहीं लिखा है, लेकिन हार्ट को एक बार धड़कने में जितना समय लगता है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। या आगे चल के आप सीखोगे एक बीट खत्म होने और दूसरा बीट के एक बीट का शुरू होने और एक बीट का शुरू होने और दूसरा बीट के शुरू होने के बीच का जो समय होगा उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक ना। तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है कार्डियक साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है, टोटल टाइम बता, टोटल हार्ट बीट बराबर 0.8 सेकेंड। याद रखना 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल का इवेंट होता है, पूछा जाता है। चलिए कह रहा है कि ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, यहां से ना इंपोर्टेंट, ये मैंने आपको एक जगह और बताया हूं जब एक्सक्रेशन पढ़ा रहा था, कार्डियक आउटपुट। चलिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको मिटाते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम देखते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रोक वॉल्यूम, हर जगह पूछा जाता है। कहीं भी जाओ ये पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप नीट निकालो, एमबीबीएस में जाओ, कहीं जाओ, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब समझे कि प्रत्येक वेंट्रिकल जो होगा, जितना ब्लड का एक वेंट्रिकल जितना ब्लड का आपको एक बीट में जितना ब्लड को पंप करेगा उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। वही कहना ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में प्रत्येक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ब्लड इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट में, एक कार्डियक साइकिल्स में जितना एक वेंट्रिकल जो होता है, एक वेंट्रिकल जितना ब्लड को पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसका वैल्यू पूछा जाता है 70 मिलीलीटर, ठीक ना। अगर आप 70 मिलीलीटर को पूरा हार्ट बीट से गुना कर दोगे, या स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हार्ट बीट से गुना कर दोगे, जिसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, रुको ना सारी चीज समझाऊंगा। ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुना टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट, या हाँ टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट को अगर स्ट्रोक वॉल्यूम से गुना कर दोगे या स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट बीट से गुना कर दोगे तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। एक्सक्रेशन में भी मैंने पढ़ाया हूं। चलिए आगे क्या कह रहा है कि द स्ट्रोक, वही चीज, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। मैंने बोला ना, देखो एक कार्डियक साइकिल में जितना वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में चूंकि एक मिनट में 72 बार होता है हार्ट बीट, एक मिनट में जितना कार्डियक वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। इसलिए बोलता है स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुना टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कितना है, 70 मिलीलीटर। तो देखो किस तरह से कार्डियक आउटपुट निकलता है, मैंने पहले भी बताया हूँ। 70 मिलीलीटर, टोटल आउटपुट 72 होता है, तो आपका लगभग 5000 मिलीलीटर के आसपास होगा या 5 लीटर। आपसे दो चीज यहां से पूछा जाएगा, कार्डियक आउटपुट का वैल्यू 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम गुना टोटल हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर कितना होता है, 70 मिलीलीटर। ये सारी चीजें याद रखना, ये जितना चीज मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखेंगे। चलिए हाँ डिफाइंड भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं, जो चीज मैंने बताया वहां भी पढ़ाया हूं एक्सक्रेशंस में। कह रहा है कि द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड
pumped out by each ventricle per minute and average 5 चल कह रहा है कि कार्डियक आउटपुट होता है कि प्रत्येक वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड का पंप करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, जो कि किसके बराबर होता है 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के बता दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाँ हार्ट में देखिए, आपको पता है कि हार्ट में कितने, अभी तो 2 समझो, आगे पढ़ोगे एमबीबीएस जाओगे तो 4 टाइप्स के हार्ट साउंड सुनोगे। अभी हम लोग सीखेंगे हार्ट साइकिल के, सॉरी हार्ट में इच कार्डियक साइकिल या हार्ट में कितने टाइप्स के साउंड सुनाई देते हैं, 2 प्रकार के। अगर आप एमबीबीएस में जाओगे तो वहां 4 प्रकार के सुनोगे। तो वही लिखा है कि ड्यूरिंग इच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हियर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप। देखो कह रहे कि कार्डियक प्रत्येक कार्डियक साइकिल में 2 टाइप्स के हार्ट साउंड सुनाई देते हैं जिसको आप स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हो। अभी 2 सुनो, 2 अभी जानो, एनसीईआरटी में 2 दिया है। अगर आप एमबीबीएस में जाओगे तो वहां 4 टाइप्स के हार्ट साउंड सुनाई देते हैं। ओके, तो आपके एनसीईआरटी में कितने हैं, 2 टाइप्स के। एक कौन है, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लूब। पहला हार्ट साउंड क्या है, लूब, और दूसरा हार्ट साउंड क्या है, सेकेंड हार्ट साउंड है डूब, इसलिए बोलते लूब डूब। फर्स्ट हार्ट साउंड इज द लूब, सेकेंड हार्ट साउंड इज द डूब। अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड किसके कारण डेवलप होता है और सेकेंड हार्ट साउंड किसके कारण डेवलप होता है। देखो पहला हार्ट साउंड किसके कारण डेवलप होता है, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो उस समय आपका क्या होता है, लूब साउंड का, फर्स्ट हार्ट साउंड का सुनाई देता है, ठीक ना। और जो आपका सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देता है, क्लोजर ऑफ द सेमिलिनर वाल्व। जब सेमिलिनर वाल्व क्लोज होता है तो उस समय आपका सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान दो इसको। फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड HS लिख देता हूं। सेकेंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड का क्या नाम है, लूब। सेकेंड का क्या नाम है, लूब डूब, डूब इसका लूब। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों डेवलप होता है, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। सेकेंड हार्ट साउंड क्यों डेवलप होता है, क्लोजर ऑफ सेमिलिनर वाल्व्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब चीज। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में बहुत चीज है, वही नीट पूछता है। अब कोई जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा नॉलेज का, ओनली रीड एनसीईआरटी, जो भी है वो एनसीईआरटी है। अब चलिए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे इसी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम ए टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। मतलब कि आप तो हमेशा कभी भी टेलीविजन में, हॉस्पिटल्स में कभी भी इसके बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियो या ईसीजी के बारे में सुने होंगे या देखे होंगे। चलिए जैसे देखो, यही कह रहा है कि साउंड रहता है मशीन में, जैसे पी 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 कर का जो आवाज आता है। ओके, अगर ये एक यहां से भी क्वेश्चन आता है, अगर साउंड जो मशीन में पी 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 करके अगर सुना होते ना, इसका मतलब आप समझना से पी करके सुनाई दे, इसका मतलब पता है क्या हो जाता है कि पेशेंट्स आपका कार्डियक अरेस्ट में पूछता है कि अगर आपके पी 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 करके सुनाई देने लगी ये वाला साउंड है तो कौन सा बीमारी है पेशेंट को, ये पूछ देता है, पूछा हुआ है हम लोग को टेस्ट में पूछता था, ये कौन सा बीमारी है, कार्डियक अरेस्ट। ओके, चलिए, तो जो आपने मशीन्स देखे थे, जो मशीन्स रहता है ईसीजी वाला जो मशीन्स रहता है, जो इससे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सॉरी, दिस मशीन दिस टाइप ऑफ मशीन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सॉरी, जो मशीन रहता है जो ईसीजी को रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि इज यूज टू द ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ईसीजी ये देख रहे हो, इसको इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस तरह से आप देखते होगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मशीन रहता है, जो मशीन रहता है जो ईसीजी को नोट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। याद रखना, मशीन का नाम ग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो ये नोट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए
पूछेगा ईसीजी के एक और टर्म कि ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ईसीजी क्या है? ये ग्राफ का जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। क्या करता है ईसीजी? क्या करता है? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करता है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहता है उसी को ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है आपका ईसीजी। ओके, वही कह रहा है कि तू अपने स्टैंडर्ड ईसीजी आपको दिखा गया है फिगर में। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अब पता है कि पेशेंट को या मशीन्स को पेशेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो वही लिखा हुआ, ए पेशेंट इज कनेक्टेड मशीन्स विथ 3 इलेक्ट्रिकल लेड। 3 टाइप्स के इसके पास लेड होता है, जिसको एक को हम लोग लगाते हैं कहाँ? रिस्ट में, और दूसरा 2 को लगाते हैं 1 to each रिस्ट। दोनों रिस्ट में कितना एक एक लगाएंगे? एक लगाएंगे आपको लेफ्ट एंकल में। दो देखो 3 टाइप्स के लेड का हम यूज करते हैं, जिसमें से 2 लेड हम यूज करेंगे रिस्ट से, दोनों रिस्ट से लगाएंगे 2 लेड को, एक लेड को लगाएंगे किससे? लेफ्ट एंकल से। ओके, चलिए यही सारे चीजें हैं। और नेक्स्ट हम लोग को पूछा है कि फॉर डिटेल ये भी पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। टेस्ट सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला फॉर डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट, अगर हार्ट फंक्शंस को हमको डिटेल में सुनना पाए, डिटेल्ड में स्टडी करना है, तब क्या होगा? मल्टीपल लेड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। बहुत सारे लेड्स होता है चेस्ट रीजन से अटैच्ड रहता है। ओके, चलिए अब चलो कि जो प्रत्येक जो ये सारे पीक होते हैं वही लिखा है, ईच पीक इन द ईसीजी। ईसीजी का जो प्रत्येक पीक होता है किसके द्वारा आइडेंटिफाइड करते हैं? पी से टी लेटर तक। ओके, पी से टी लेटर, और सारे लेटर का स्पेशल फंक्शंस है। अगर पी एक्टिविटी, ये देखो पी अगर दिख रहा है, पी दिख रहा है तो इसका भी अलग काम है। पी अगर दिख रहा है तो पी का मतलब हो गया, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? यही तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे वेव जो लेटर वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो पूछा जाता है, उसको कम से कम याद रखना। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ये लिख लो, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ द एट्रिया, दोनों एट्रिया को, बोथ द एट्रिया, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ द एट्रिया। मतलब कि पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, दोनों एट्रिया का जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है उसको ये कौन रिप्रेजेंट करता है? पी वेव। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन की बात है तो डिपोलराइजेशन की बात करेंगे। एक्साइटेशन मतलब डिपोलराइजेशन। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जो कि लीड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन सपोर्ट द एट्रिया, जो कि लीड करता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एट्रिया, या इसी को लिख देते हैं कैन लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये पूछेगा पी वेव क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया करता है, या इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पूछता है, इंपोर्टेंट है। लीड टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बोथ द एट्रिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्यू आर एंड एस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा है कि द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इसको रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कौन रिप्रेजेंट करता है? क्यूआरएस वेव। ठीक है, और डिपोलराइजेशन, एक्साइटेशन, और ये क्या करेगा? डिपोलराइजेशन एक्साइटेशन किया है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वेंट्रिकल। देखो ना कितना मिलता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वेंट्रिकल। ये सारी चीज को याद रखना है। जो इनिशिएट क्या करता है? वेंट्रिकल को, कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक ना, अब चलो मेन है, अब क्या बचा? टी वेव बच गया। टी वेव के बारे में हमको जानना है। देखो दोनों डिपोलराइजेशन, ये एट्रिया का, ये वेंट्रिकल का। टी वेव क्या करता है? टी वेव रिप्रेजेंट करता है द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब रिपोलराइजेशन। अब क्या हुआ? वेंट्रिकल एक्साइटेशन हुआ था, अब एक्साइटेशन हुआ, तब एक्साइटेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन सब क्या हुआ? रिलैक्सेशन में। कौन अब वेंट्रिकल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिलैक्स में भी तो आएगा। ये कौन वेव रिप्रेजेंट करता है? टी वेव। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। पूछा जाता है डायरेक्टली, रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये याद रखना, कुछ भी हो जाए ये याद रखना है सारे वेव का।
और एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट द एंड ऑफ सिस्टल। टी वेव का एंडिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड ऑफ सिस्टल। याद रखना, द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट या मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टल। पूछा जाएगा एंड ऑफ सिस्टल। सारे वेव देख लिए। पी वेव का क्या काम था? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। क्यूआरएस का क्या था? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव का क्या था? एक्साइटेशन हुआ था। चलिए नॉर्मल लाइए इसको, मतलब एक्साइटेशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल में आएगा तो रिलैक्सेशन का काम है टी वेव। और एंड ऑफ टी वेव क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ सिस्टोल। चलिए कह रहा है कि obviously by counting the number of QRX complex that occur in the given time period one can determine the heartbeat rate of an individual। कह रहा है कि अगर QRX कॉम्प्लेक्स को आप अगर काउंटिंग करोगे ना एक सर्टेन टाइम पीरियड में, उससे आपको क्या होगा? हार्ट रेट पता चल जाएगा। यही सारी चीजें हैं, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितना सारे वेव्स है PQRST, ये इसका क्या क्या काम है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको बस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ गया हम लोग का डबल सर्कुलेशन। क्या है डबल सर्कुलेशन? यही अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशंस। क्या पढ़ेंगे? डबल सर्कुलेशंस। ओके चलिए, डबल सर्कुलेशन में कह रहे हैं कि द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड का जो फ्लो होता है कि स्ट्रिक्टली एक रूट के द्वारा। सबको पता है कि ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में किसके द्वारा होता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा। कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स आप जानते हो? आर्टरीज एंड वेन। दो टाइप्स के ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन, इसी के द्वारा ना ब्लड का फ्लो होता है, आर्टरीज एंड वेन। चलिए अब ना इंपॉर्टेंट लाइन आया कि जो आर्टरी और जो वेन होता है ना, तीनों के ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर प्रेजेंट होता है आर्टरी एंड वेन का। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या जाएगा कि आपको क्या क्या पूछा जाता है मैं बता दूंगा। ये आर्टरी एंड वेन था ना, आर्टरी है एंड वेन, कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। पहले तीनों का नाम देख लो। टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया। इंटीमा मतलब अंदर वाला सबसे अंदर का जो होगा, टूनिका मीडिया बीच वाला, टूनिका एक्सटर्ना बाहरी वाला, टूनिका एक्सटर्ना। चलिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो तीनों लेयर होता है किस किस चीज से बना होता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टूनिका इंटीमा के बारे में। कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वामस एंडोथेलियम द टूनिका इंटीमा। इनर लाइन किस क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन होता है, लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम। पूछा जाएगा एंडोथेलियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टूनिका मीडिया। तो टूनिका मीडिया के बारे में कह रहा है कि मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। टूनिका मीडिया, टूनिका मीडिया क्या होता है? स्मूथ मसल्स फाइबर है प्लस स्मूथ मसल्स फाइबर प्लस इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर। ओके चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टूनिका एक्सटर्ना। तो टूनिका एक्सटर्ना के बारे में भी अगर हम देखें, तो टूनिका एक्सटर्ना के बारे में अगर देखेंगे तो टूनिका क्या होगा? एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर कॉल्ड टूनिका एक्सटर्ना। टूनिका एक्सटर्ना क्या था? क्या था टूनिका एक्सटर्ना? एक्सटर्नल लेयर कौन सा मसल्स था? सॉरी, एक था कोलेजन फाइबर, दूसरा था क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, याद रखना तीनों लेयर के बारे में, ठीक ना? बहुत पूछता है फाइब्रस, पूछा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पूछा हुआ क्वेश्चन में दिखा दूंगा, कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर। चलिए ये तो ठीक है। क्या पूछा जाएगा स्टेटमेंट में इसके बाद जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन। पूछेगा कि थिन जो टूनिका मीडिया, ये 5 स्टार क्वेश्चंस हैं कि टूनिका मीडिया जो होता है वो थिन होता है एज कंपेयर टू वेन। मीडिया क्या होता है? थिन होता है। टूनिका मीडिया इज थिन, क्या लिखा हुआ? टूनिका इज कंपेयर थिन इन द वेन्स, थिन होता है इन द वेन्स
एज कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी के कंपेयर में जो होता है ट्यूनिका मीडिया थिन होता है वेन में। वेन में ट्यूनिका मीडिया क्या होगा, आर्टरी के कंपेयर में थिन होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बहुत चीज लिखा हुआ, इतना पढ़ने जाओगे कुछ नहीं, बस मैं आपको पहले समझा देता हूं उसके बाद ये पढ़ना। चलिए ये फिगर जो मैंने बताया था या यही बना लूं क्या, जगह शायद कम है, चलिए इसी फिगर में बताते हैं। इसी फिगर में हम बताते हैं कि कैसे क्या होता है सर्कुलेशन। पहले बता दूं उसके बाद शायद फिगर बताना सही रहेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपको डबल सर्कुलेशन वाली जो बात कह रहे हैं, किसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। देखो डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं कि इसके पास दो सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ओके, तो हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है। चलिए कह रहा है कि एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी व्हेयरएज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द एओर्टा। जो लाइन यहाँ लिखा गया वो चीज मैं पहले बता दिया कि ब्लड का पंप कैसे कैसे होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपको जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और सॉरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में। यही लाइन लिखा हुआ था। सुनो पल्मोनरी सर्कुलेशंस में बता रहा हूं, पहले एक लाइन पढ़ता हूं फिर फिगर समझाता हूं उसके बाद चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट कह रहा है कि द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज पास्ड on the lungs from where the oxygenated blood is carried out by the pulmonary veins into the left atrium। चलिए आप देखिए एक सेकेंड, इंपोर्टेंट लाइन आ गया कि देखो कि जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जाता है बाबू, जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है वो कौन सा ब्लड रहता है पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है, कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है, और लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड होता है और वहां से ब्लड आ जाता है किसमें, आपको ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रियम आ गया। इस प्रकार के जो सर्कुलेशन हो गया उसको हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए फिगर में देखने की कोशिश करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या देखें कि ब्लड कहां से कहां गया, फिगर से देखते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ कि जैसे कि बोल रहा है कि पहले मैं बता दिया हूं कि राइट एट्रियम से जो ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहां, एओर्टा में। तो फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर वहां से ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां जाएगा, आपको पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां आएगा, आपको आएगा लेफ्ट एट्रिया में। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। एनसीईआरटी का लाइन देखना और फिगर समझने की कोशिश करना। चलिए तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने देख लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। अब देखो कि अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किसको बोलेंगे। चलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, लंग्स से आया आपको लेफ्ट एट्रिया में, तो उसको बोले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किसको बोलेंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब भी प्योर ब्लड बोला जाए तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया, एओर्टा होके गया, एओर्टा से बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिलरी, छोटे छोटे आर्टरी, आर्टियोल होके टिश्यू में गया, टिश्यू में गया प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर से कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में आ जाएगा किसके द्वारा, वेना केवा, इसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा, वेना केवा के द्वारा इसमें आ जाएगा, और इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यही लाइन लिखा हुआ, एक बार तोड़ के लिख दूंगा, टेंशन ना लो, ओके, अपना भाषा में भी लिख दूंगा। चलिए
अब कह रहा है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा इज कैरीड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज आर्टरियोल्स कैपिलरीज टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां से, कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स वेन्स एंड वेना केवा एंड इंपीटेड इनटू द राइट एट्रियम, फिर से राइट एट्रियम में आ गया। इस प्रकार के सर्कुलेशंस को बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर आप जनरली में सीखना चाहते मेरे भाषा में तो देखो थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा लेक्चर बनेगा, टेंशन मत लो। अगर समझना है तो थोड़ा टाइम लगाना ही पड़ेगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशंस, पल्मोनरी सर्कुलेशंस क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी को तोड़ के बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। मैं अपने टाइम में नहीं समझ पाता था। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से गया, फ्रॉम, इस साइड क्या है देखो, लेफ्ट है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से गया किधर, टू, कहां गया, किसके द्वारा, थ्रो पल्मोनरी आर्टरी, कहां गया, लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, और यहां से ऑक्सीजनेटेड होके कहां आ गया आपको, लेफ्ट क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट एट्रिया में, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। चलिए यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि देखो सारे वेन आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वेन में आप जानते होंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, एक्सेप्ट ऐसा है पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड वेन फ्लो होता है, और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ठीक ना, तो ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशंस। ओके, अगर आप यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशंस के बाद अगर आप नेक्स्ट आपका देखो दो टाइप्स का सर्कुलेशन हो गया ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पे अगर आप जानना बोलेगे सर ठीक है पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ गए, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आप किसको बोलिएगा। चलिए सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस भी देखते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अपनी भाषा में देखो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक ना होता है, सिस्टेमिक होता है ना, तो सिस्टमेटिक लिख दिया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, इस बगल नहीं, इस बगल कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरे सॉरी यहां राइट वेंट्रिकल होगा, सॉरी यहां याद रखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन के पास यहां राइट वेंट्रिकल होगा, यहां होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से कहां जाएगा, थोड़ा एओर्टा होके टिश्यू, और टिश्यू से क्या हो गया, टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यू के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, उसके बाद कहां आ जाएगा, राइट एट्रिया में, किसके द्वारा, भाया वेना केवा। यही आपका है सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस और पल्मोनरी सर्कुलेशंस। ध्यान रखना दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है सर, नीट 2017 में पूछा हुआ ये लाइन, एक यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर कॉल्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम्स। कह रहा है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम्स के बारे में, एक यूनिक वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड लीवर के बीच में, जिसको हम बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम्स। ओके अब देखिए ये पूछा क्या, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक इंपॉर्टेंट और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखते हैं रेगुलेशंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। चलिए यहाँ पे एक ही बात इंपॉर्टेंट है, बस ये दो तीन बातें हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय द मेडुला, याद रखना। अच्छा सॉरी अभी रुको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं। कह रहे कि नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट है रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड किसके द्वारा होगा, स्पेशलिस्ट मसल्स, नोडल टिश्यू जो मैंने शुरू में ही पढ़ चुका हूं, जिसको नोडल टिश्यू, इसलिए हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। हार्ट जो होता है ना खुद ब खुद रेगुलेट होता है, इसलिए तो इनवॉलेंट्री भी होता है, ये मायोजेनिक हार्ट होता है। और एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो कि
हार्ट को एक्टिवेट करता है, जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट एक और इससे इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है कि ये देखो मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है, कार्डियक फंक्शंस को किसके द्वारा रेगुलेट करता है, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स के द्वारा। अब ये न्यूरल सिग्नल, तो अब देखो नेक्स्ट आगे की लाइन देखेंगे, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स। देखो आप देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स के द्वारा ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। और आपको पता है ना कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स दो सिग्नल होता होगा या दो नर्व भी होता है, याद है शुरू में पढ़े थे, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद करो पारासिम्पैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक न्यूरल पढ़े थे, एएनएस को दो भागों में बांट रहे थे। तो सिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जबकि पारासिम्पैथेटिक घटा देता है, हार्ट रेट को HR लिख देते हैं, को घटा देता है। इंपॉर्टेंट है बस इतना लाइन, ठीक ना। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो कि क्या कहता है, डिक्रीज द हार्ट रेट, जबकि सिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। वही चीज है जो मैंने यहाँ बताया हूँ। ओके, एक और है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी कभी कभी क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। उससे सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने लिख दिया बस वो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब चलते हैं डिसऑर्डर VVI। डिसऑर्डर आना ही आना है, सिंपल भी, आसान भी, मजा भी आएगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। पहले बताओ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, 120 to 80। तो वही कर, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। ओके, अगर आप ये चीज देखो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर में बताया कि 180, देखो ये पूछे जाते हैं तो ये ध्यान देना कि ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, 180/80। ओके, तो ये जो 180 होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये भी पूछता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये जो 80 होता है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, वही सारे चीज लिखे हैं, तो वही कह रहा है कि इफ रिपीटेड, अगर बार बार चेक करने के बाद अगर ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल 140/90 है, समझिए, या उससे ज्यादा है तो हाइपरटेंशन है, इट्स हाइपरटेंशन। अगर आप बार बार चेक करने का, अगर एक बार 140/90 तो हाइपरटेंशन नहीं, अगर बार बार आपको 140/90 अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है इसका मतलब, या उससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन का केस है। तो हाइपरटेंशन क्या करता है, ये देखो हाइपरटेंशन खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होता है, देखो ये क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है बाबू ये सब। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी को ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्या होता है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इसका दूसरा नाम बोलते हैं, जो क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को जो होता है ब्लड को फ्लो होने में रोकता है। देखो एथेरोस्क्लेरोसिस, पहले बात को समझ लो क्या होता है। देखो ये आर्टरी है, सॉरी ये आपको आर्टरी है, आपको आर्टरी से ये ब्लड, इसे हार्ट में ये ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक ना, हार्ट में ब्लड, आर्टरी ब्लड सप्लाई हो रहा है, इसके ब्लड जा रहा है, तो क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा। तो बताओ कि ब्लड यहाँ तक पहुंच पाएगा, या हार्ट से ब्लड जा रहा है तो ब्लड को जाने देगा, नहीं जाने देगा। वही चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज कॉल्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, जो कि मैक्स द लूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोवर, जो कि आर्टरी के लूमेन को क्या करता है, नैरो बना देता है। ये डिपोजिशन हो जाएगा, नैरो बना देता है, तो इसको ब्लड पास ही नहीं कर पाता है। ओके, ब्लड का पास ही नहीं कर पाता, नैरो बना देता है, जिसके कारण ब्लड ही नहीं आ पाएगा, या हार्ट में ब्लड ही नहीं पहुंचेगा। वही लिखा अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, वैसे वेसल्स को अफेक्ट करता है जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को। ओके, ये किसके कारण हो जाता है, डिपोजिशन होता है, किसका, कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसके कारण आपका आर्टरी लूमेन हो जाएगा और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कैड कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंजीना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंजीना। एंजीना क्या है, तो एंजीना क्या है, तो इसको हम कहते हैं एंजीना, इट आल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस।
और ये क्या है, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट, अचानक से पेन आ गया चेस्ट में। व्हेन, जब ये कब होता है, जब नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, जब जितना ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उसके कारण से एंजीना होता है। और ये भी पूछा जाता है कि किस एज में एंजीना होता है। कह रहा है कि एंजीना कैन ऑकर्स इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज में हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन है मिडिल एज या एल्डरली में, मिडिल एज में सबसे ज्यादा कॉमन है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मतलब क्या होता है वो देखो, ये हार्ट फेल्योर वाला ये वाला जो लाइन है ना, इससे पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन देखोगे तो इस वाले लाइन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कह रहा है कि हार्ट फेल्योर मींस क्या होता है, तो हार्ट फेल्योर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेल्योर का मतलब ये हो गया कि बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना अमाउंट्स में हार्ट आपको बॉडी ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हार्ट फेल्योर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कभी कभी इसको बोलते हैं कंजेनिटिव हार्ट फेल्योर, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, इसलिए इसको कहते हैं कंजेनिटिव हार्ट डिजीज, क्योंकि इसका क्या होता है, कंजेशन ऑफ द लंग इसका मेन सिम्टम्स है। ओके, चलिए एक यहां से यही तो पूछा जाता है कि हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं होता है कार्डियक अरेस्ट। कह रहे हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक फेलो, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर जो होता है कार्डियक अरेस्ट की तरह नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं, तो व्हेन द हार्ट स्टॉप्स ब्रीदिंग, कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं, जब हार्ट जो होता है ब्रीदिंग करना ही, ब्रेथ क्या बोलते हैं, बीटिंग, सॉरी बीटिंग करना ही रुक जाए, हार्ट का बीटिंग ही रुक जाए, हार्ट बीट करना ही रुक जाए, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट कहेंगे हार्ट अटैक की तरह भी नहीं होता, तो आप बोलिएगा सर हार्ट अटैक क्या होता है, तो हार्ट अटैक होता है कि जब हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड, हार्ट मसल्स क्या होगा, सडनली डैमेज होगा ड्यू टू कम ब्लड के सप्लाई, हार्ट के पास अगर ब्लड का कम सप्लाई होगा जिसके कारण क्या होगा, हार्ट का मसल्स डैमेज हो जाएगा, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। देखो हार्ट फेल्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीज में यहाँ पे अंतर देखा गया है, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट एंड तीसरा क्या था, हार्ट कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, तीनों में अंतर डिफरेंस देखो। हार्ट फेल्योर क्या हुआ कि जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना अमाउंट में हार्ट जो होता है ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, उसको कहेंगे हार्ट फेल्योर। तो हार्ट फेल्योर कार्डियक अरेस्ट की तरह नहीं होता है। सब फिर बोलिए कार्डियक अरेस्ट क्या है, तो कार्डियक अरेस्ट होता है कि जब आपका हार्ट बीटिंग करना बंद कर दे, उसको बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो सर अच्छा ठीक है, तो हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है कि जो आपका हार्ट का मसल्स है वो डैमेज हो जाए सडनली, क्यों डैमेज हो जाए, क्योंकि हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, या हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं, ब्लड जितना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण देख लिए तीनों में डिफरेंस। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, लेक्चर सच में बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीखना है। चलिए नीट 2022 का क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है कि द एट्रियोवेट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, गलत बात है, ऐसे नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जो कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एट्रिया। देखो करेक्ट पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स होता है ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, मेरे अनुसार गलत होगा, क्योंकि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो होता है, आपको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो होता है ज्वाइंट डायस्टोल के केस में ही ओपन होता था, याद करो, केस में ही ओपन था, उसको प्रेशर की जरूरत ही नहीं थी, वो ऑलरेडी ओपन था। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, कह रहे कि ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। यस, जॉइंट डायस्टोल के केस में क्या आता है कि ब्लड मूव कर रहा था एट्रियम टू वेंट्रिकल। देखो ना बाबू, देखो ना, जॉइंट डायस्टोल का केस किधर गया, मैंने बोला था ट्राइकस्पिड और वाल्वस्पिड ओपन था, जब ओपन रहेगा तो ब्लड मूव करेगा ना एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, ये ऑप्शन सही है। सारे एनसीईआरटी के लाइन पूछे जाते हैं, हमेशा एनसीईआरटी पढ़ो चाहे कुछ हो जाए। कह रहा है कि इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द सेमिलुनर वाल्व्स, क्लोजिंग ऑफ द सेमिलर नहीं,
सेल्युलर वाल्व्स को क्लोज कौन करता है? वेंट्रिकुलर प्रेशर का इंक्रीजिंग नहीं, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तब क्लोजिंग होगा सेल्युलर वाल्व्स का। आगे है, आप देख लेना, यही पे है ना। कब सेल्युलर वाल्व क्लोज होता है ये दिखा देता हूं। देखो देखो कहाँ गया, कहाँ गया, बगल में ही होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल किधर था? हाँ, इस बगल होगा। From the ventricle, from the uterus, these valves present any backward flow, the entire heart is देख लेना, इसी में मैंने पढ़ा चुका हूं। हाँ चलिए देखो मिल गया। कह रहा है कि ड्यू टू अटेम्प्ट बैकफ्लो ब्लड इनटू द एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर द सेल्युलर वाल्व्स गार्डिंग द pulmonary artery right side and the aorta left side are forced open allowing the blood ventricle to flow through the these vessels। वही कह रहा है। हाँ ये है जो मैंने अभी बताया कि वेंट्रिकल नो रिलैक्स, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल प्रेशर क्या होगा? फॉल होगा, जिसके कारण क्या होगा? सेमिनल वाल्व्स का क्लोज होगा। यही लाइन मैंने पूछा था 2022 में पूछा हुआ है। देखो लाइन में लाइन पूछता है, स्टेटमेंट में ये सारे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखेंगे नीट 2017 बोला था ना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंटेड पूछे जाते हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन में मैच द आइटम गिवन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। ट्राइकस्पिड वाल्व किधर प्रेजेंट है बच्चा? तो देख लो, चलिए सर ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? तो चलिए फिगर की तरफ चलिए, और मैंने लिख भी दिया ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ना, कितना गलती हो गया, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये इसी बगल देखो, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2017 क्वेश्चंस बनाते हैं आराम से। ट्राइकस्पिड वाल्व किधर प्रेजेंट होगा? इस साइड होगा, मतलब राइट एट्रियम बिटवीन द राइट वेंट्रिकल है, बिटवीन द राइट एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, बाइकस्पिड वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेमिलुनर वाल्व्स, दो होगा राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए का 3 और बी का 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ आ गया ना स्टेटमेंट, मैंने बोला कब का क्वेश्चन है? मेंस 2010, मतलब एपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, मेंस का वो भी। देखिए कह रहा है कि गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट वंडरफुल ह्यूमन ब्लड कैपिलरी सर्कुलेशन। कह रहा है कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो लुमेन एज कंपेयर टू द वेन। ये बात सही है कि गलत है? चलिए मैं देखता हूं, जहां पढ़ाया हूं वहां चलो, वहां पे मैंने लिख भी दिया था सर, सॉरी मिटा दिया हूं क्या? मैंने मिटा दिया, यहाँ फिर भी लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ था किसके बारे में? टूनिका मीडिया के बारे में लिखा हुआ था, जो कि मैं मिटा चुका हूँ। कोई बात नहीं, मैंने बताया था ना कि टूनिका मीडिया जो का जो वेन में जो टूनिका मीडिया क्या होता है? थीन होता है, यही बताया गया था ना। तो टूनिका मीडिया थीन होता है वेन में, तो वेन में टूनिका मीडिया थीन होगा। चलो सारी चीज एनसीईआरटी की लाइन है ना। किधर गया? आर्टरीज एंड वेन, टूनिका मीडिया की बात कर रहे हैं, कॉपर थीन इन द वेन। ओके, टूनिका मीडिया क्या होगा? वेन में थीन होगा। तो देखे क्या कह रहा है, ऐसा कह रहे कि आर्टरीज आर थिक वाल, यस थिक वाल एंड हैव नैरो लुमेन एज कंपेयर टू वेन, सही बात है, आर्टरीज के पास थिक वाल होता है। नेक्स्ट है एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस्ड। अच्छा ये तो पता है कि एक्यूट एंजिना क्या है? एक्यूट चेस्ट पेन है, जिसके कारण क्या होता है? चलो एंजिना पेक्टोरिस अभी पढ़े थे कि एंजिना के बारे में बताया कि एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन होता है जिसके कारण नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। एंजिना occurs in when it occurs due to condition that affects the blood flow। ये क्या करता है? ब्लड फ्लो को रोक देता है। तो चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा आउट ऑफ थोड़ा हार्ड लेवल है, थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, लेकिन ये भी देखो एपीएमटी 2010 के, तो पहले आते थे लेकिन अब नहीं आएंगे। कह रहा है तो हाँ सही बात, एक्यूट चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन होगा तो ब्लड फ्लो को रोकेगा ना, तो इसका ये भी सही बात लग रहा है।
पर्सन्स विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड वेन ए, नहीं, ओ ब्लड ग्रुप रहेगा, ये पार्ट 1 से लिया गया है। ए बी क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो सारे ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा, ना कि देगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। यस, कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये आपका सही है। सुनो, ये बात गलत है, 2 नंबर का बात गलत है। करे एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस। नहीं, एंजिना क्यों होता था? जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता, एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता था। सॉरी, मैंने गलती बता दिया था। क्या कह रहा है कि नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, इसके कारण ना हुआ था एंजिना। एंजिना किसके कारण हुआ था? जब एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था हार्ट के पास। तो आपका जो ऑप्शन होगा 1 और 4 इज राइट। ठीक है, ध्यान देना, एक एक चीज ध्यान देना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कह रहे हैं कि एंजिना इसके कारण से होता नहीं। एंजिना किसके कारण होता है? जब एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है हार्ट के पास। तो चलिए नेक्स्ट, एपीएमटी 2009, द थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ओके, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, एथरियोस्क्लेरोसिस, यही सारे नाम है। ओके, खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, जो मैं साइड में लिखता हूं उसको आप लिखते जाओ, उसको रिवीजन करो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ। अब एनसीईआरटी से ही आएगा सारे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे अब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आएगा, इसलिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनाओ, 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।